हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर तक कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़ा सा और आगे अपना प्रोसीड करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ये सब मोर और लेस आप लोग को पता ही होगा। कि जैसे मान लीजिए कि यदि कोई सरफेस हम मान लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को क्या करता हो, डिस्ट्रीब्यूट करता हो। मतलब मान लेते हैं एक कोई मीडियम 1 है, एक कोई मीडियम 2 है। ठीक है, मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इसको जो इसके ऊपर वाला जो सरफेस है, इसके ऊपर वाला एक किसी और मीडियम में होगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई मटेरियल कुछ और हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि वाटर हो सकता है और डायमंड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली मीडियम 2 ये भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये कोई प्लेन सरफेस है। डेफिनेटली जैसे मान लीजिए कि कोई आपका पानी है, ठीक है, या फिर रिवर है, तो जो सरफेस होता है वो क्या कर रहा है, ऊपर वाले मीडियम तो कुछ और हवा है और नीचे क्या है, पानी है। इसको क्या कर रहा है, वो सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सेपरेटिंग मीडियम मानिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं एक प्लेन सरफेस उसको मानता हूँ। तो होता क्या है बच्चों की, यदि लाइट आता है, यदि कोई लाइट आती है, ठीक है, किसी एंगल पे इस पर गिरती है, ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, कुछ लाइट क्या होती हैं कि रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ लाइट क्या आती हैं दूसरे मीडियम में चली जाती हैं। ठीक है, पेनिट्रेट कर लेती हैं दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो यदि ये प्लेन सरफेस, मैंने आप लोग को ज्योमेट्रिकल रिफ्लेक्शन बताते वक्त मैंने बताया था आप लोग को कि यदि ये एकदम प्लेन सरफेस है तो उस केस में रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, अबाउट 90% के आसपास, 80% के आसपास, कुछ ज़्यादा ही होता है। बट उतना प्लेन नहीं है, बट और मीडियम अलग अलग है, तो इस केस में रिफ्लेक्शन तो होता है, बहुत ही कम होता है। बल्कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लाइट जाती है अंदर की तरफ, लेकिन जब अंदर की तरफ जाती है तो उसका नेचर कुछ अलग हो जाता है। नेचर अलग हो जाता है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जब लाइट का कुछ स्पीड होता है और स्पीड बेसिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्पीड चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कुछ डेविएशन होता है। ठीक है, यदि मैं इसको हम ऐसे इमेजिनरली, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट माने थे, ऐसे इसको हम लोग नॉर्मल मान लें, तो ये हो सकता है कि ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे है, ये हो सकता है कि नॉर्मल से इधर बेंड करे या फिर इधर बेंड करे। वो डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है, मीडियम पे क्या डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, वेलोसिटी मतलब इसकी वेलोसिटी, लाइट का जो रेज आ रही है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, और उस वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक अपना नेचर, अपना मतलब बेंडिंग क्या है, यदि आता तो सीधे था बट ये कुछ बेंड हो जाता है, इधर की तरफ बेंड हो जाएगा या फिर इधर की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मीडियम 2 है। ठीक है, इसको हम μ2 से डिनोट करूँ, इसको मैं μ1 से डिनोट करूँ। ठीक है, जहाँ पे μ2 और μ1 का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टूल है या फिर एक ऐसा मतलब टर्म है जो क्या डिनोट करता है कि उसका वेलोसिटी कितना है, कितना ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं कि ये रेज क्या है कि ये बेंड हो जाता है कुछ इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ बेंड हो जाता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो मीडियम है वो क्या है, रेयरर मीडियम है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे वेलोसिटी कम है। मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, इसीलिए उधर की तरफ पूरा क्या हो गया, वो बेंड हो चुका है। इसका मतलब कि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल से देखें तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल आई यहाँ पे और एंगल आर, ठीक है, इक्वल नहीं होता है। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो हम यहाँ पे बेसिकली डेविएशन हो रहा है। ठीक है, जो डेविएशन हो रहा है कितने का हो रहा है, इतने ज़्यादा। यदि आता सीधे तो सीधे ऐसे चला जाता, बट ये यहाँ पे ना आकर ये इधर डेविएट हो गया, मतलब डेविएशन आपका ए है, डेल्टा ए है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। बेसिकली मैंने अभी आप लोग को डिस्कस किया, आप लोग से मैंने डिस्कस किया है, रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी मीडियम
कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी भी बाउंड्री पे, एक ऐसा बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, तो उस केस में जो इंसिडेंट रे है वो क्या करता है, डेविएट करता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, डेविएट होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में, इसके इंसिडेंट रे की वेलोसिटी में चेंज आती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे लिखते वक्त, इसको फिलहाल मैं इरेज करता हूँ अभी। ठीक है, कि व्हेन एन इंसिडेंट रे, ठीक है, व्हेन एन इंसिडेंट रे when an incident ray is incident on the boundary of two medium, on the boundary of two different medium दो डिफरेंट मीडियम की बाउंड्री पे यदि कोई भी इंसिडेंट होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, it suffers a sudden change in its velocity, ठीक है, this is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को फिगर से ही मैंने बताया था, क्या बताया था कि जैसे मान लो कोई बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको एक ड्रा करते हैं। एक कोई बाउंड्री है बच्चों, ठीक है, मीडियम 1 है, ठीक है, और ये मीडियम 2 है। ठीक, ये नॉर्मल है, ये कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो हो सकता है ए नॉर्मल से इधर की तरफ चला जाए, मतलब कुछ डेविएशन यहाँ पे हो, ठीक है, और इंसिडेंट ये हो और ये एंगल आपका ए नॉर्मल से आर हो। ठीक है, और हो सकता है कि यही इंसिडेंट रे आए, ठीक है, और ए नॉर्मल की तरफ चला जाए। ठीक है, ये आपका सेम सिनेरियो है, मीडियम 1 है, और ये क्या है बच्चों, मीडियम 2 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, और ये आपका जाना चाहिए था ऐसे, तो चला आया इधर, इसका मतलब आपका डेविएशन ये हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। जहाँ पे नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, आप लोग को सब चीज़ पता है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, मैंने बताया कि कुछ एक सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है। मतलब कि अब ये डिपेंड करेगा बच्चों मीडियम के ऊपर, मीडियम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? यदि लाइट इधर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, मीडियम 2 क्या है, रेयरर मीडियम है। ठीक है, और मीडियम 1 डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब यदि नॉर्मल की तरफ इधर आती है, इसका मतलब मीडियम 2 डेंसर मीडियम है, और ये क्या बच्चों, रेयरर मीडियम है। ठीक है, दिख रहा है, चलो दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई आपका रिफ्रैक्शन का। ठीक है, कुछ रिफ्रैक्शन ऐसे होता है कि दो सिचुएशंस हो सकते हैं, आपका जो इंसिडेंट रे है, सॉरी जो रिफ्रैक्शन है इधर की तरफ जा सकता है नॉर्मल से, और वो इधर की तरफ जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, दिस r माइनस आई। यदि ऐसे होता, देखो ये वाला, यदि ऐसे होता तो एंगल सिंपल ए आई होता। ठीक है, टोटल r है, इसका मतलब डेविएशन कितना है, r माइनस आई। डेविएशन क्या है, r माइनस आई। ठीक है, मॉड लगा देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी डेविएशन क्या होगा, वही होगा। देखो, यदि ये लाइट आपका इधर जाती तो आई होती, तो यहाँ पे भी डेल्टा क्या होगा, मॉड ऑफ r माइनस आई। ये डेविएशन इतना होगा, और यहाँ पे भी डेविएशन सेम, मतलब डेविएशन दोनों के केस में निकालने का तरीका क्या होगा, वही होगा। ठीक है, इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो r क्या होगा, ग्रेटर देन आई होगा। यहाँ पे इस कंडीशन में r इज ग्रेटर देन आई होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे r इज लेस देन आई होगा, सबको पता है। ठीक है,
इस तरफ हम लोग इसको बताते हैं या फिर डिफाइन करते हैं क्या, किसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। अब इसकी स्पीड पे क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो अब एक चीज़ समझो आप लोग कि एक टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कोई भी रे आ रही है, ठीक है, तो इसका स्पीड कितना होगा कितना नहीं होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जो कि क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में चलेंगे और वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसका स्पीड कैसे चेंज हो जाता है। कोई भी रेज ऑफ लाइट आती है और बाउंड्री आती है तो उसका स्पीड कैसे चेंज होता है उसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल मैं इरेज करता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं जैसे कि मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो मेजर्स करता है, क्या मेजर करता है बच्चों, कि उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है। किसका स्पीड ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे होता है उसका, ठीक है। जब लाइट रे किसी मीडियम में आता है तो उस कंडीशन में उसका वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है वो बताता क्या है, कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली उसका वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ बताया जाता है कि एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो 2 मीडियम है, दोनों मीडियम में से एक मीडियम जो होता है वो क्या होना चाहिए, फ्री स्पेस होना चाहिए या फिर मीडियम एयर होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं। यदि हमारा मीडियम अलग अलग है, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कोई मान लीजिए कि एयर ना हो, ठीक है, उसके जगह पे कुछ और मीडियम हो, उस केस में जो होता है हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी ऐसा है सिचुएशन, ये आपका जो मीडियम 1 है वो क्या होना चाहिए, कोई भी एक मीडियम एयर हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो कुछ ऐसा डिफाइन किया गया कि कोई भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द रेशियो ऑफ द इसका मीडियम का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो। तो इसको मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस जो होता है वो एयर का होता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, c होता है, ठीक है, अपॉन v। उस मीडियम पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v होगा। उस कंडीशन में म्यू इज इक्वल टू c बाई वी। c आप लोग को पता क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वेलोसिटी ज़्यादा हुआ इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जितना ही कम होता है उसका मतलब वो उतना ही क्या होता है, मीडियम उसका रेयरर होते जाता है, ठीक है। यदि स्पीड फास्टर का मतलब क्या है, स्पीड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यदि स्पीड आपका कम है इस कंडीशन में क्या होगा, स्लोअर होगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, ये मीडियम डेंसर मीडियम हो जाता है, ठीक है, डेंसर मीडियम हो जाता है। और ऐसे कुछ भी आप लोग बता सकते हैं कि जैसे मान लो कि ज़्यादा डेंस होगा वहाँ पे, तो आप अपने आप उस लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उतना फ्री नहीं रहेगा। जब फ्री नहीं रहेगा तो इसका मतलब वहाँ पे स्पीड कम हो जानी है। तो रट्टा नहीं है, सिंपल इसी तरफ भी हम लोग समझ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव का मतलब किसी के मतलब रिलेटिव हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम वहाँ पे अलग अलग है। जैसे मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है, तो इस कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, अब इन मीडियम 2, मतलब मीडियम 2 में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है उसका, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैंने नोटेशन है जो, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस इज इक्वल टू v2 बाई v1, ठीक है। क्योंकि जो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। इसका ऐसा कोई मतलब डेरिवेशन नहीं है कि कैसे, लेकिन हम लोग ऐसे फिजिकली हम लोग समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है कोई भी रेज ऑफ लाइट जा रही है तो यदि वहाँ पे डेंस मटेरियल तो वहाँ पे इसकी स्पीड घट जानी है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक थ्योरी ही है, ठीक है, कि ऐसा बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू, और ऐसा होता भी है, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है और होता भी है, आप लोग समझ सकते हैं,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। सिमिलरली यदि हम लोग क्या करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 हो जाएगा, और V1 बाई V2 इज नथिंग बट 1 अपॉन दिस, है ना, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, और यहाँ पे 2 और 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो ऐसा इसको हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, ये कहानी वही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है, सिंपल थ्योरी है। ठीक है, इसमें बस आपको याद होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, यदि याद नहीं है तो भी मैंने जिस तरह बताया किस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट एकदम डेंस मटेरियल में जाता है तो उसका स्पीड अपने आप घट जाता है। आप लोग को इतना पता होना चाहिए, इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, रिलेटिव हो गया। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है, अब जहाँ पे वेरिएशन है वो मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो हाँ बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग को अब पढ़ना है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या देखना होता है कि बेसिकली स्नेल्स लॉ ही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बच्चों, जब कोई भी रेज ऑफ लाइट, ठीक है, किसी इंटरफेस पे या फिर दो मीडियम के इंटरफेस पे यदि कोई भी रेज ऑफ लाइट आ रही है तो उसका जो बिहेवियर होता है, उसके बिहेवियर को हम लोग को स्टडी करना होता है, और उसको हम लोग इस स्नेल्स लॉ से हम लोग स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। मतलब कि व्हेन, चलो लिख लो इसको भी, व्हेन लाइट रे incident, light rays incident, when light rays incident on a boundary medium, on a या फिर interface of two different medium, its behavior, we have to study its behavior, and that behavior is governed by some बोल सकते हैं लॉज। ठीक है, इसी को बोलते हैं दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोले। इसको हम LOR से डिनोट करो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और स्नेल्स लॉ बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट दो ही है। ठीक है, तीसरा जो है वो एडवांस लेवल पे होता है, जो कि हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था। ठीक है, वहाँ पे वेक्टर का एनालिसिस किया था, वैसे हम लोग यहाँ पे भी वेक्टर का एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग इश्यू, बट फिलहाल के लिए हम लोग ये समझें कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर स्नेल्स लॉ होता क्या है। तो इसको हम लोग को पढ़ने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है कि दो लॉज फिलहाल हमको समझना होगा। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आएगा आपका प्लेन के बारे में। ठीक है, सेम प्लेन, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। वहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही ये क्या लाई करते हैं, एक पॉइंट पे तो लाई करते हैं, और साथ ही साथ एक सेम प्लेन में होते हैं। इसका क्या मतलब, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यदि वो सेम प्लेन में होगा, इसका मतलब वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा बच्चों, वहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस हम लोग बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे देखो कि यहाँ पे कोई इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल है मान लो, और यहाँ पे रेज ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं नॉर्मल से अवे जाता है। ठीक है, मीडियम 1 है, μ1 मान लो, और ये आप μ2 मान लो। ठीक है, ये नॉर्मल मान लो, इंसिडेंट मान लो, और ये
आपका रिफ्लेक्टेड रे मान सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको आप लोग डेविएशन से डिनोट कर सकते हो और यहाँ पे आप आर से डिनोट कर सकते हो, दैट्स नॉट बिग इशू। बट फिलहाल हमको समझना क्या है कि ये आपका इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है, और ये आपका क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और एक क्या है आपका नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो सेम प्लेन का मतलब क्या होता है कि उसका सेम प्लेन में लाई करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि हम प्लेन बनाएं, यदि हम लोग प्लेन बनाएं, जैसे मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है, अब इसका हम लोग प्लेन बनाए तो एक सेम प्लेन में लाई करें, मतलब कुछ ऐसा। यदि हम लोग प्लेन कैसे बनाते हैं, कोई एक ऐसे इमेजिनरी प्लेन हम लोग माने, ठीक है, ऐसे इमेजिनरी प्लेन माने तो आप लोग तो थोड़ा सा मैं फील दिलाने का प्रयास करूँ। जैसे मान लो कि कोई कार्डबोर्ड है, कोई कार्डबोर्ड है और यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड है, मतलब एक सेम प्लेन में लाई करे। ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्टेड रे बाहर की तरफ चला गया, ऐसा नहीं है, मतलब सेम प्लेन में लाई करे। जैसे वहाँ पे क्या था, सेम प्लेन में लाई, ऐसा नहीं है कि भले पॉइंट सेम था लेकिन एक रेज आया और रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे सेम प्लेन में लाई करे। इसका मतलब ये है, ठीक है, मतलब कार्डबोर्ड है, कोई कार्डबोर्ड पे ही हो, ना कि इसके जो इसका वेक्टर है, वेक्टर कंपोनेंट बाहर हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि बाहर होगा तो उसको हम लोग बाहर को नहीं कंसिडर करेंगे, उसका दूसरा जो मतलब इसके प्लेन में जो कंपोनेंट लाई करेगा, वेक्टर कंपोनेंट जो लाई करेगा, उसको हम लोग वहाँ पे कंसिडर करेंगे। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी, कि किसी भी मीडियम इंटरफेस पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर स्नेल्स का फर्स्ट रूल। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये तो हुआ आपका फर्स्ट लॉ। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, इसको मैं फिलहाल इरेज करता हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करूँ, प्लेन आप लोग बना लेना कि किस प्लेन में वो लाई कर रहा होता है। ठीक है, नॉर्मल है तो आप कोई प्लेन बनाओगे तो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, मतलब जैसे कि मैंने आपको कार्डबोर्ड का एग्जांपल दिया है। तो इसका जो प्लेन ऑफ आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला प्लेन, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, चलिए इसकी रेस करूं। सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है बच्चों, कि सपोज करो कि बहुत सारे मीडियम है, तो उस केस में हम लोग कैसा बिहेवियर हम लोग देखते हैं उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। बस वही है फर्स्ट, मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ है। जैसे मान लो कि ये आपका बहुत सारे मीडियम है, तो उस कंडीशन में हम लोग का क्या वो होता है, क्या बोलते हैं, उसका बिहेवियर होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि आपका कुछ ऐसा है, बहुत सारे मीडियम है, ठीक, उसके लिए ठीक, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, मीडियम 3 है। ठीक, तो आप लोग रे डायग्राम बनाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे इंसिडेंट रे कोई आ रही है, ठीक है, ये मान लो हवा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, म्यू 2 है, म्यू 3 है और ये म्यू 4 है। तो इस केस में मानो, ठीक, तो ये आपका रेयरर मीडियम है, तो इसका मतलब है डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के अलोंग आएगा। ठीक है, फिर से ये आएगा तो इसके लिए क्या इंसिडेंट रे जैसा रोल प्ले करेगा। और ये बाय द वे मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका रेयरर मीडियम है, सॉरी डेंसर मीडियम है, तो फिर से ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड करेगा और फिर से ये इसके लिए क्या करेगा, एक इंसिडेंट रे जैसा काम करेगा और फिर से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे इंसिडेंट्स रे होंगे, बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रे होंगे, बहुत सारे इंसिडेंट्स एंगल होंगे, बहुत सारे रिफ्लेक्टेड एंगल होते हैं। तो इस केस में जो हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और साइन ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइट रे विद नॉर्मल इन दैट मीडियम रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यही हुआ कि आप μ1 sin θ1 मान लो θ1 है, ठीक है, ये आपका θ2 है, यदि ये θ2 होगा तो डेफिनेटली ये भी θ2 होगा। ठीक है, ये θ3 होगा और ये θ3 होगा तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, θ3 होगा।
ठीक है, और ये थीटा 4 होगा। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि जो इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है वही इसका इंसिडेंस एंगल बन जा रहा है, जो इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है वही इसका क्या हो जा रहा है, इंसिडेंस एंगल बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या डिफाइन कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मतलब ऐसा लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल क्या होगा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको आप लोग डिराइव भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इश्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, μ1 sin थीटा 1, μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2, ठीक, इज इक्वल टू μ3 sin थीटा 3 इज इक्वल टू, ऐसे करते करते क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, या फिर ऐसे लॉ है बेसिकली, इसको तो प्रूव तो नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा ऐसे हम लोग बाय ज्योमेट्री हम लोग थोड़ा सा इसको फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए हम लोग इतना समझें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है और साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू μ3 sin थीटा 3 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि वो वहाँ पे जो प्लेन ऑफ इंटरफेस होगा, ठीक है, जो मतलब मीडियम होगा, एक क्या होना चाहिए, पैरेलल इंटरफेस होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना, ये सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ है। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो इंटरफेसिंग मीडियम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पैरेलल इंटरफेस होना चाहिए, फॉर पैरेलल इंटरफेस, तभी हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर पैरेलल इंटरफेस, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक इंटरफेस उधर चला गया, एक इंटरफेस ऐसा चला गया, तो ऐसा हम लोग नहीं, उसके लिए ये वैलिड नहीं होगा, सिर्फ पैरेलल इंटरफेस के लिए ये वैलिड होता है। ठीक है, अब अगला क्या है, अब वेक्टर लॉ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये तो हुआ आपका सेकेंड लॉ। ठीक, चलो अब थोड़ा सा वेक्टर्स फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, इसको इरेज करो, इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दो आप। ठीक, जो वेक्टर लॉ है बच्चों, इसको हम लोग जैसे मैंने आप लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था, सॉरी रिफ्लेक्शन में बताया था, वैसे यहाँ पे भी होगा। जैसे मान लो वेक्टर लॉ, वेक्टर एनालिसिस नाम लिख दो ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ध्यान दो कि ये कोई इंटरफेस है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक, ये आपका नॉर्मल है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो एन कैप है, जैसे मैंने बताया था। ये आपका इंसिडेंस है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन आई कैप से, और ये मान लेते हैं इधर चला जाता है आर कैप से। ठीक है, ये μ1 है और ये μ2 है, मतलब मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, अब ध्यान दो क्या होगा, ये आपका आई एंगल है, यह आपका आर है। ठीक है, तो जो वेक्टर लॉ बोलता है वो क्या बोलता है, μ1 इंटू आई क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू μ2 इंटू आर कैप क्रॉस एन कैप। ठीक है, ये आपका वेक्टर लॉ होता है इसका। μ1 मतलब इस मीडियम में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, आई और एन का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल से ही निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्रॉस एन कैप हो जाएगा, सिमिलरली ये आर और एन कैप का क्रॉस हो जाएगा, तो आर क्रॉस एन कैप हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एंगल से आप लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। एक बार LHS लीजिए, दूसरा RHS लीजिए।
तो इस केस में भी आप लोग जैसे आप लोग μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2 किया था, तो यहाँ पे आप लोग sin थीटा 1 की जैसे मान लो एक प्लस भी होता है, ठीक, उसको मैं डिराइव नहीं करा रहा, बस ऐसे बता रहा हूँ, डिराइव की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल वेक्टर के फॉर्म में यदि आपका जैसे क्वेश्चन आते हैं बाय द वे आते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, वेक्टर का थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। वैसे आप लोग वेक्टर 3D पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग और क्लियर हो जाएंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि जो इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का कुछ ऐसा होता है, μ1 इंटू आई क्रॉस एन, आई होगी इसका क्रॉस, फिर से यहाँ पर μ2 इंटू आर क्रॉस एन, ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन शो कर रहा होगा वो आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल का क्या शो कर रहा होगा, ये कोई डायरेक्शन शो कर रहा होगा। तो यहाँ से सिंपल वेक्टर एनालिसिस यही है, सिंपल सा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसका डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे इसको प्रोसीड कराते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, सॉरी रिफ्रैक्शन टॉपिक को थोड़ा सा और हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, जो कि क्या होगा, रिलेशन क्या होता है, डेप्थ के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको फिलहाल मैं इरेज करता हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी देख लेते हैं कि कोई भी प्लेन सरफेस है उस पर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को देखो एक्चुअली में इस तरह बनाने का मेन मकसद है कि हमारा कोर्स थोड़ा सा और जल्दी जाएगा और मैं कंटेंट में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है, कंटेंट में वही रहेगा, ठीक है, मतलब जो होना चाहिए, ठीक है, अबाउट जेईई मेंस लेवल तक का, ठीक है, और हो सके तो जेईई एडवांस को भी टच करूँगा, बट जो पढ़ाने का जो तरीका है मेरा यही है और यही रहेगा, इससे होगा कि स्पीड अपना बढ़ेगा, ठीक है, और मैं कंटेंट आपका तो आपको कांस्टेंट ही रखना है, तो इसके लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है, ठीक है। बट आप लोग को समझ में आने से मतलब है, यदि यहाँ से समझ में नहीं आता है तो फिर से मैं आपका जो पुराना तरीका है उसी को मैं आपका इम्प्लीमेंट करूँगा, बट फिलहाल इसको समझिए। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से आपका लाइट जाएगा और ये प्लेन सरफेस है और ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट जब जाएगी, ठीक है, तो आप इसको नॉर्मल मानोगे, ठीक है। यदि ये आपका रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, तो इस केस में लाइट आपका बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिमिलरली यहाँ से भी रेज ऑफ लाइट जाएगी तो यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पे सीधे जाएगा रेज ऑफ लाइट तो यहाँ से सीधे रिफ्लेक्ट हो सकता है कुछ, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से जाती है लाइट तो फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सिमिलरली ये नॉर्मल है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और ये प्लेन सरफेस आपका ये है। यदि ऑब्जर्वर कुछ ऐसा है, यदि हम लोग आपका मीट कराने का प्रयास करें, जो रिफ्रैक्टेड रेज होते हैं उसको हम लोग इमेज का पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं उसको हम लोग मीट करा देते हैं, और यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, रिफ्रैक्टेड जो रे है इसको हमको मीट कराना पड़ेगा। जब मैंने इसको मीट कराया तो पता चला आपका इमेज आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने ज्योमेट्रिकली यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि देखो एक मीडियम ए है और एक मीडियम दूसरा ए है और ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट जा रही है तो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इससे एक कोई मैंने इमेजिनरी लाइन माना हुआ है और बेसिकली इंटरफेस आपका ए है, तो यहाँ से ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली ये नॉर्मल है तो यहाँ पे भी ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और पैरेलल होना भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एंगल इसको मैं दूसरा मान लिया फाई, तो इस कंडीशन में अब देखो यहाँ पे मैंने इसको फाई माना, फाई एंगल से मान लो रिफ्रैक्शन हुआ और ये पैरेलल है और इंटरफेस लाइन है, तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्लियर है। तो ये आपका फाई हो गया और ये एंगल फाई यदि मैंने माना है तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जो स्नेल्स लॉ का जो सेकेंड लॉ होता है बच्चों, वो ध्यान देना, मैंने क्या बोला, पैरेलल इंटरफेस होना चाहिए। दूसरा चीज़ इसमें एक चीज़ और आप लोग ऐड कर देना कि पैरेक्सियल रेस के लिए, ठीक है, पैरेक्सियल रेस भी होगा तभी भी हमारा काम चल जाएगा, पैरेक्सियल रेस भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी मैं कराऊंगा तो पैरेक्सियल रेस के लिए भी बहुत ही एंगल क्या करूँगा, छोटा करूँगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी आप लोग समझ सकते हो कि μ1 sin थीटा 1 को μ1 थीटा 1 फॉर वेरी स्मॉल एंगल यदि होगा उस कंडीशन में, वो कब होता है, पैरेक्सियल रेस के केस में होता है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो यदि ऐसा सिचुएशन है हमारे पास तो हमको ये देखो इमेज का डिस्टेंस मैंने उसी से डिनोट किया है जो रिफ्लेक्शन में कर रहा था, स्फेरिकल के केस में किया था। वी क्या है, बेसिकली वेलोसिटी नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे जो वी है आपका पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज है, और ये क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान देना। ठीक है, और ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ये आपका इंटरफेस है। तो यदि ऐसा होगा तो इसको आप लोग एक ज्योमेट्री के तौर पे मानो, तो यार इस कंडीशन में तो इंटरफेस अलग आ गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो फ्रॉम सेकेंड, स्नेल्स का सेकेंड लॉ से μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। क्लियर है? अब देखो μ1 यहाँ पे क्या है, μ1 sin थीटा है, μ1 sin थीटा है, ठीक, इज इक्वल टू μ2 sin फाई हो जाएगा, यहाँ पे μ2 sin फाई हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर पैरेक्सियल रेस के केस में sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, इसको मैं इरेज करूँगा, चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। फॉर पैरेक्सियल रेस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, पैरेक्सियल रेस के केस में क्या होगा बच्चों, μ1 थीटा इज इक्वल टू μ2 फाई, μ1 थीटा इज इक्वल टू μ2 फाई होगा। उसके बाद यदि डिस्टेंस, यदि हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा लेंगे, यहाँ पे ये डिस्टेंस देखो आप, ये क्या होगा, इसको मैं r मान लूँ 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई बी, यहाँ पे आपका PA अपॉन OA, ठीक, PA क्या होगा, R होगा, और OA क्या होगा आपका U होगा। ठीक, सिमिलरली tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R अपॉन V हो जाएगा, मतलब PA अपॉन IA, PA अपॉन IA दिस इज इक्वल टू R अपॉन V। ठीक, अब देखो पैरेक्सियल रेस केस में भी tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टेंस टू क्या होगा, थीटा की तरफ होगा, मतलब यहाँ पे आप थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, R बाई यू लिख सकते हो। ठीक, अब सिमिलरली यहाँ पे फाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, R अपॉन V लिख सकते हो। ध्यान देना यहाँ पे जो U है वो V है, यहाँ पे इससे कंफ्यूज, वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे U क्या है आपका, पोजीशन ऑफ इमेज है, और सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और V क्या है आपका, पोजीशन ऑफ इमेज है। तो यहाँ से आपको देखना है। अब दोनों इक्वेशन का हेल्प लेते हैं, तो μ1 थीटा इज इक्वल टू μ2 फाई है, तो यहाँ पे आप थीटा के जगह पे R अपॉन यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ, तो यहाँ पे μ1 थीटा इज इक्वल टू μ1 फाई है, सॉरी μ2 फाई है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, μ1 R अपॉन यू। ठीक है, थीटा की जगह पे R अपॉन यू लिख सकते हैं। सिमिलरली μ2 इंटू फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, R अपॉन V लिखेंगे। ठीक, अब देखो R से R कैंसिल, ठीक, तो यहाँ पे μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 अपॉन V। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पोजीशन में क्या रिलेशन होगा, इसको हम लोगों ने देख लिया, क्या μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू यू अपॉन V, मतलब इसको अब मैं इरेज करता हूँ, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू यू अपॉन V। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज जो फॉर्मेशन हुआ है, हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और इमेज डिस्टेंस होगा, दोनों का क्या होगा, रेशियो होता है। ठीक है, मतलब इसके बाद हम लोग, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग शिफ्टिंग का बात करेंगे, क्या कितना शिफ्ट हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई भी इंटरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे आपका दूसरे मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका दूसरे पहले मीडियम में रखा हुआ है, उस कंडीशन में आपको इमेज कहाँ पे दिखाई देती है, मतलब कुछ शिफ्ट होकर दिखाई देती है, और उसके बाद हम लोग शिफ्ट कैसे होता है, कितना होता है, वो हम लोग बता देंगे। बट यहाँ पे भी आप लोग बता सकते हैं कितना शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग कितना हुई है, इतना शिफ्टिंग हुई है, मतलब OA माइनस IA जो शिफ्ट हुआ है इतना ही हुआ है। तो यहाँ से भी हम लोग अब शिफ्टिंग कितना होगी, ठीक है, और यदि मीडियम अलग अलग होगा या फिर यहाँ इसको हम लोग मीडियम ईयर लिखेंगे स्पेशल केस के लिए, और यहाँ पे μ2 कोई और मीडियम लेंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक स्पेशल केस हो जाएगा। यदि स्पेशल केस ना हो तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू यू बाई V। ठीक, अब देखो इसके बाद इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
ऑब्जेक्ट का आप लोग बोल सकते हैं, मैंने जैसे बताया कि इसका जो एपरेंट डेप्थ होता है वो कितना होगा आपका, यही होगा इसका रेशियो u/v, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट अ प्लेन सरफेस। उसके बाद कितना शिफ्टिंग हुआ, ठीक है, उसको हम लोग डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको अब मैं डिराइव कराता हूँ, ठीक। फिलहाल के लिए इसको इरेज करूँ। हाँ, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिफ्टिंग का जो मैंने बता रहा था कि शिफ्टिंग पढ़ना है, ठीक है, कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है। शिफ्टिंग और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, बट इसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, इसीलिए मैं उसको नहीं अभी शूट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसको पार्ट 2 में डाल दूंगा, ठीक है। उसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ।